हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनीता शोकन और आज हम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। इसमें हमने क्या किया था, क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा किया था कि डाटा को किस प्रकार हम वर्गीकृत करते हैं, किस बेसिस पर वर्गीकृत करते हैं, ये भी हमने देख लिया। अब हम कर रहे हैं कि जो हम क्लासिफाइड करते हैं डाटा को, उनके क्या ऑब्जेक्टिव हैं, किस विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर हम क्या करते हैं, डाटा को क्लासिफाई करते हैं। तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, हमारा सिंप्लीफिकेशन एंड ब्रीफनेस, कि सरल और संक्षिप्त। कि डाटा जब हम कलेक्ट करते हैं तो वो बिखरा हुआ होता है, रैम मटेरियल होता है, उससे हम कोई न कोई कंक्लूजन नहीं निकाल सकते। लेकिन जब हम उनको क्लासिफाइड कर देते हैं, ये बना देते हैं लड़के लड़कियां, तो हमें पता चल जाता है कि 1000 लड़के हैं, 850 लड़कियां हैं, कि इसका हमारे लिए क्या है। एक देखो छोटा सा डाटा हो गया। अब अगर गांव में इस गांव में इतने लड़के थे, इतनी लड़कियां थी। अब हमने एक स्टेट का एक डाटा हमारे पास मिल गया कि हरियाणा में इतने लड़के हैं, इतनी लड़कियां, वर्गीकृत कर दिया हमने उसको अलग अलग, एक समान विशेषता वाले अलग हो गए, जिनमें वो गुण नहीं था वो अलग हो गए, लड़के अलग हो गए, लड़कियां अलग हो गई। उस एक डाटा को याद रखना क्या हो गया, आसान भी हो गया, ब्रीफ हो गया, वो छोटा हो गया। इस हमारे लिए सूचना क्या होगी, सरल भी हो गई और छोटी भी होगी, आसानी से उसको हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर है हमारे यूटिलिटी, कि इसकी उपयोगिता बढ़ गई। अब जो बिखरे हुए डाटा थे उसके से कोई कंक्लूजन नहीं निकल सकता था, लेकिन अब कंक्लूजन निकाल सकते हैं, उनकी उपयोगिता बढ़ गई। अब हमें समझ में आ गया कि लड़कों की संख्या ज्यादा है, लड़कियों की संख्या क्या है, उनके पीछे कम है। तो उसी प्रकार कोई भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन तब तक नहीं निकल सकता, तब तक वो हमारे लिए उपयोगी नहीं हो सकते डाटा, तब तक हम उनका क्या ना करें, उनका क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे, उनका वर्गीकरण नहीं करते। फिर है हमारा साइंटिफिक अरेंजमेंट, कि इसके द्वारा हम क्या करते हैं, डाटा की साइंटिफिक अरेंजमेंट हो जाती है, अपनी मन मर्जी से नहीं कि कहीं लड़का लिख दिया, नहीं लड़के लिख दिए। जो हमारा ऑब्जेक्टिव होता है उसके अनुसार हम उनको कॉलम्स में बांटते हैं कि ये आपस में पास पास होनी चाहिए हमारे, कि इस प्रकार से हम क्या करते हैं, उनको साइंटिफिक बेस प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद हमारा क्या होता है, कंपेरिजन, कि आपस में डाटा की कंपैरिजन करना आसान हो जाता है हमारे लिए। अब बिखरे हुए डाटा को तो हमको भी कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन जब हम उनको क्लासिफाइड कर लेते हैं, वर्गीकृत कर लेते हैं, एक समान विशेषता वाले अलग अलग दिए, अलग विशेषता उनको हमने अलग वर्ग में रख लिया, तो उसके हिसाब से फिर हमने लड़के और लड़कियां लिख लिया। अब इनमें कंपैरिजन करना आसान हो जाता है कि इतने लड़के हैं, लड़के ज्यादा हैं, लड़कियां कम हैं। फिर हमारा होता है अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, कि जब हम ऐसे लिखते हैं कि ये 20 हैं इस गांव में, इस गली में 40 संख्या है, या इस प्रकार से लिखा हुआ पूरा पेज भर जाता है, उसको पढ़ना इंटरेस्टिंग ही नहीं, हम पढ़ना ही नहीं चाहते उसको, इतनी लंबी चौड़ी बातें हो जाती है, कोई नहीं पढ़ना चाहता। हम तो क्या चाहते हैं कि छोटी सी हमें सूचना मिले, वो अट्रैक्टिव हो। जब कोई चीज छोटी सी बना दी जाती है तो हमें अट्रैक्ट करती है, और उस छोटे से डाटा को याद करना भी क्या होता है, आसान होता है। तो इस प्रकार से इसने क्या बना दिया, अट्रैक्टिव एंड इफेक्टिव, जो इन्फॉर्मेशन थी उसको हमारे लिए अट्रैक्टिव और इफेक्टिव बना दिया, कि हम उसको आसानी से उन डाटा को याद रखते हैं, लंबे समय तक वो एक डाटा हमारे मस्तिष्क पर बना रहेगा। इतने लंबे चीजों को पढ़ना और उनको याद रखना हमारे बस की बात नहीं है। अब है कि एक जो अच्छा वर्गीकरण है उसकी क्या मुख्य विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड क्लासिफिकेशन, कि एक अच्छे वर्गीकरण की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर। पहला व्यापकता, तो वो अच्छा वर्गीकरण क्या होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए। कि उसमें व्यापकता में क्या होता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई वर्गीकरण में कोई कॉलम हमारा, इतने कॉलम होने चाहिए कि जो सारी मदें हैं वो किसी न किसी कॉलम में आ सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कुछ मदें हमारी छूट जाए, नहीं, कोई ना कोई हर मद किसी न किसी कॉलम में जरूर आ जानी चाहिए। तो व्यापक होना चाहिए, हमें छोटा कोई सा वर्गीकरण नहीं बनाना है। फिर है हमारा स्पष्टता, कि वर्गीकरण बिल्कुल
क्लियरिटी होनी चाहिए उसमें, कि हमें पता होना चाहिए कि कौन सी मद किस में हमें डालनी है, कि अमीर में कौन सी डालनी है, मध्यम वर्ग में कौन सी डालनी है, गरीब वर्ग में कौन सी मद डालनी है। तो क्लियर होना चाहिए कितने रुपए तक की आमदनी वाला गरीब वर्ग में आता है, कितने रुपए से कितने रुपए तक की आमदनी वाला मध्यम वर्ग में आता है, और कितने रुपए वाला अमीर वर्ग में। तो हर वर्ग में जो मदें आएंगी वो उनमें क्या होनी चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता होनी चाहिए। सजातीयता, होमोजिनिटी। सजातीयता में हमारा क्या होता है कि एक जैसे गुणों वाली एक कॉलम में, और वो गुण जिसमें नहीं है वो दूसरे कॉलम में। जैसे हमने शिक्षित में कहा, तो शिक्षित में वो सारी मदें आनी चाहिए जो शिक्षित हैं, और अशिक्षित में हमारी वो मदें आनी चाहिए जिनके पास वो गुण, शिक्षा का गुण नहीं है। तो इस प्रकार से होमोजिनिटी। फिर है हमारी सुटेबिलिटी, अनुकूलता, की जो हमारा वर्गीकरण है वो हमारे उद्देश्य के अनुकूल होना चाहिए। इस प्रकार से हमारा उद्देश्य है क्या, कलेक्ट करना, कि जो गांव आपने एक चूज किया है, मान लो जिन शहर चूज किया हमने, उसके हमें क्या चाहिए, डाटा चाहिए, किसके, आय के। तो आप जनसंख्या नहीं बनाओगे, कॉलम ये नहीं बनाओगे लड़के लड़कियां नहीं, वहाँ तो हम बनाएंगे अमीर, गरीब, मध्यम वर्ग, या आय में हम 5000 से तक की आय वाले, 0 से 5000, 5000 से 10, इस प्रकार से कॉलम बनाएंगे। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्गीकरण होगा वो हमारे उद्देश्य के क्या होना चाहिए, अनुकूल होना चाहिए, वरना फिर हमारे लिए वो कोई उपयोगी नहीं होगा। जनसंख्या बढ़ा लो, आय वर्ग बना लो, तो आयु वर्ग हमने बनाया, तो हमारा तो मुख्य मकसद क्या था, आय के बारे में जाना था, तो आय वर्ग बनाना है, आयु वर्ग से हमारा कोई मतलब नहीं है। फिर है हमारी स्थिरता, स्टेबिलिटी, कि जो हमने वर्गीकरण करना है वो क्या होना चाहिए, उसका बेस स्थिर रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर जांच के साथ हमारा बेस चेंज हो जाए, नहीं, हर जांच पर हमारा बेस क्या होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए, उसमें स्थिरता पाई जानी चाहिए। फिर हमारा है इलास्टिसिटी, कि लोच की वर्गीकरण में क्या होना चाहिए, इलास्टिसिटी पाई जानी चाहिए। कोई एक और चीज ऐड करनी है तो ऐड कर सकें, एक चीज कम करनी हो तो उसको हम कम भी कर सकें, ऐसा वर्गीकरण होना चाहिए। रिजिड नहीं होना चाहिए भाई, ना हम उसमें कुछ ऐड कर सकते, ना हम उसमें से कुछ काट सकते, ऐसा वर्गीकरण नहीं होना चाहिए। फिर है हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ अ वेरिएबल। वेरिएबल क्या है, चर, वेरिएबल को हम हिंदी में बोलते हैं चर। चर क्या है, किसी तथ्य की कोई विशेषता जिसको हम आंकड़ों में प्रकट करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल या चर कहते हैं। तो किसी तथ्य की वो विशेषता जिसको आंकड़ों में प्रकट किया जा सकता है वो हमारा चर कहलाता है। और कुछ विशेषताएं ऐसी होती है, कुछ तथ्य ऐसे जिनको आंकड़ों में प्रकट नहीं कर सकते। जैसे मैंने कह दिया कि वो बहुत सुंदर है, वो ईमानदार है, वो हमने कहा चतुर है, बुद्धिमान है, इस प्रकार की चीजों को हम डाटा में तो प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो ये चीजें चर नहीं आएंगी। सिर्फ वो आय है उसको हमने डाटा में प्रेजेंट कर दिया, हाइट है, वेट है, तो ये सारी चीजें हमारी क्या कहलाएंगी, चर। तो किसी तथ्य की वो विशेषता जिसको हम आंकड़ों में प्रकट कर दें वो वेरिएबल या चर कहलाती है। तो चर हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक हमारा खंडित और दूसरा अखंडित। खंडित को हम डिस्क्रीट और अखंडित को कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में सतत लगातार चलने वाला। तो खंडित चर में हमारे क्या आते हैं, वो मदें आती हैं जो खंडित, जिनके टुकड़े किए जा सकते हैं, खंड का मतलब टुकड़ा, तो यानी जो लगातार बढ़ती हैं या जिनके मूल्य पूर्णांकों में होते हैं। ऐसे तो नहीं होता 3 से 1/2 या 2.5, इनके मूल्य ऐसे नहीं होते, एक एक के बाद 2, 3, ये पूर्णांकों में होते हैं। पूरी की पूरी एक के बाद दूसरे नंबर की पूरी जंप लगाते हैं, धीरे धीरे सरकते नहीं है। तो जिस प्रकार से जनसंख्या है तो ये पूर्णांकों में होती है। अब क्या कह लो, एक इतना मोटा सा बंदा है उसको भी हम 1 काउंट करें, और इतना पतला दुबला सा है उसको भी हम 1 काउंट करेंगे। हालांकि चाहे वो बस में ऐसा नहीं है, सीट लेते समय वो 2 की सीट अकेला लेता है, लेकिन फिर भी उसकी गिनती क्या होगी, 1 में होगी। अब ऐसा नहीं है घर में नया बेबी आ जाता तो हम कहते हैं कि संख्या हमारी आधी बढ़ गई, हम क्या कहते हैं, बंदे हमारे पहले 3 थे अब 4 हो गई, तो इसी प्रकार काउंटिंग होगी। तो ये हमारे क्या है, खंडित चर हैं जो हमारे क्या है, पूर्णांकों में बढ़ते हैं, जिनके मूल्य आधे में नहीं हो सकते। फिर है हमारा सत या अखंडित। सत जो लगातार चलते हैं, अखंडित जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये वो चर हैं जो लगातार हमारे क्या होते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं। इसमें हम जंप नहीं लगा सकते, 1 के बाद 2 पर नहीं जा सकते। जिस पर हाइट है 4 फुट है,
ठिकने का वाला हो गया, उससे अचानक हम 5 फुट ठीक हो गया, या 5 फुट को हम कह लें कि एक नॉर्मल हाइट होती है, लेकिन 6 फुट बहुत लंबा हो गया। पूरे जंप नहीं मार सकते हम 5 फुट 1 इंच, 5 फुट 2 इंच, 5 फुट 3 इंच, इस प्रकार से हम चलते हैं। उसी प्रकार हाइट होगी, तो इसी प्रकार हमारा वेट हो गया। ये नहीं है कि वेट में हम कह लें कि 30 है तो 31 नहीं, वो 31.5 भी हो सकता है, 31.5 भी हो सकता है, 30 किलो 800 ग्राम, कुछ इस प्रकार से वस्तुएं भी जो हम लेते हैं तोल में वो अलग अलग होती हैं। ऐसा नहीं है कि 1 किलो तोला उसके बाद हम बाट ही ना रखें कि अगला तो मुझे बाट ही नहीं रखना, फिर उसके बाद 2 किलो नहीं, वो 1.25 किलो भी होगा, 1.5 किलो भी होगा, 2 किलो भी होगा, तो हमें सारे बाट रखने पड़ेंगे। तो वो जब पूर्णांकों में नहीं बढ़ते, धीरे धीरे सरकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, अखंडित या कॉन्टिन्यूअस वेरिएबल कहते हैं। फिर हमारा है रॉ डाटा। तो रॉ डाटा क्या होते हैं, हमारे जो रॉ डाटा है उनको हम शुद्ध आंकड़े कहते हैं। क्यों कहते हैं शुद्ध? तो देखो अनुसंधान के दौरान वो इकट्ठे किए जाते हैं, लेकिन उनको अभी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज नहीं करते किसी भी क्रम के अनुसार, या उनको हम सिस्टेमेटिक तरीके से नहीं लिखते, वो एज इट इज जैसे थे वैसे वैसे हमने कलेक्ट कर लिए। तो हम कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल्स क्या है, +2 का रिजल्ट आया, रात के 12 बजे तक हम उसको निकाल रहे थे कि स्टूडेंट्स का हमें पता चले कि कितनी हमारी मेरिट आई है, तो नहीं निकल रहा था। तो फिर अचानक जब निकला तो मैंने क्या किया कि ऐसे लिख लिया कि स्टूडेंट्स के एक 96 हैं, 95 हैं, फिर 97 हैं, 91 मार्क्स आए, तो ये लगातार लिखते गए। तो बाद में जब मैं 20 स्टूडेंट्स के मार्क्स लिख चुकी हूँ, बाद में मुझे नहीं पता कि किस स्टूडेंट्स के कितने मार्क्स आए हैं। तो हालांकि है तो ये रॉ डाटा है, लेकिन मैं ऐसे कोई कंक्लूजन तो नहीं निकाल पा रही हूँ, मुझे ही नहीं पता चल रहा कि मैंने ये लिखे, ठीक है मैंने उनके मार्क्स लिखती गई कि मैं मुझे था कि पता चले कि किस लड़की के 100 में से 100 आए। वो देखने के चक्कर में जब रिजल्ट देखा तो सभी लड़कियों के मार्क्स उतारते गए कि इकोनॉमिक्स में ये मार्क्स आए हैं, लेकिन बाद में यही नहीं पता चल रहा कि ये मार्क्स किस लड़की के हैं। तो ये जिस रूप में थे उसी रूप में है, मौलिक रूप है, इनकी कोई लिपाई पुताई नहीं की मैंने, कि एक तो होता है ब्यूटी पार्लर के पास जाओ उसको डेंटिंग पेंटिंग करके रूप ही बदल दो, नहीं, ये रूप नहीं बदला हमने, जो जिस रूप में थे हमने वो उसी रूप में लिखे, लेकिन फिर भी हम इससे कोई कंक्लूजन नहीं निकाल पा रहे। तो ये रॉ है, कच्ची सामग्री है, ये हमारी हालांकि क्या है, शुद्ध आंकड़े इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये शुद्ध है, प्योर है, लेकिन इनको हमने सिस्टेमेटिक तरीके से अभी नहीं लिखा है, प्रेजेंट नहीं किया है, तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, शुद्ध आंकड़े या रॉ डाटा कहलाते हैं। फिर होता है सीरीज। जो शुद्ध आंकड़े हैं, ये जो रॉ डाटा है, उनको किसी क्रम या विशेषता के हिसाब से जब हम प्रेजेंट कर देते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं, सीरीज या श्रृंखला कहते हैं। तो सीरीज जो है वो हमारे 2 प्रकार की होती है, एक इंडिविजुअल सीरीज होता है, दूसरा हमारा फ्रीक्वेंसी सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इंडिविजुअल सीरीज को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत श्रृंखला कहते हैं। तो व्यक्तिगत श्रृंखला क्या होती है, जिसमें व्यक्तिगत इकाइयों के अलग अलग माप क्या होते हैं, स्पष्ट होते हैं, कि ये जिस प्रकार से हमारा कि ये 30 नंबर आए हैं, इसके 20 नंबर आए हैं, इसके 50 नंबर, हर इकाई का अपना अलग महत्व होता है, तो वो व्यक्तिगत श्रृंखला होते हैं। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूटेड सीरीज डिस्ट्रीब्यूशन, आवर्ती वितरण श्रृंखला क्या होता है, जब प्रत्येक इकाई का अलग अलग माप स्पष्ट न हो, बल्कि उनके साथ क्या दी हुई, उनकी आवर्तियां दी हुई। आवर्ती क्या होती है, किसी वर्ग में कोई संख्या जितनी बार या एक मद किसी श्रृंखला में जितनी बार आती है उसको उसकी क्या कहा जाता है, आवर्ती कहा जाता है। मैंने कहा कि मेरे कल जो आया उसमें 96 और 97 की रेंज ही रही, 96-97, तो मैंने फिर देखा कि 97 मार्क्स लेने वाले मेरे कितने स्टूडेंट हैं, तो वो 9 स्टूडेंट हैं, तो 97 का 9 बार आया तो उसकी आवृत्ति क्या होगी, 9 हो गई।
तो बार बार जब कोई मद आती है तो वो उसकी क्या कहलाती है, आवर्ती कहलाती है। तो इसमें तो हम देखेंगे आवर्ती वितरण श्रृंखला में कि प्रत्येक इकाई का अलग माप में स्पष्ट होकर क्या होते हैं, उनकी आवर्तियां दी हुई होती हैं। यहाँ पर हमारा व्यक्तिगत श्रृंखला में क्या होता है, प्रत्येक इकाई का अलग अलग माप स्पष्ट होता है। तो व्यक्तिगत श्रृंखला को भी हम दो प्रकार से प्रेजेंट कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर, कि उनके सीरियल नंबर के अनुसार हम उनको क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखिएगा सीरियल नंबर क्या है। अब मैंने कहा कि मैंने नंबर लिख लिए, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा सुबह कि मैंने किसके मार्क्स लिखे थे। अब मैं क्या करती हूँ, दोबारा से जाती हूँ, सुबह मैंने क्या किया, हर एक लड़की के नाम के आगे उनके नंबर लिख दिए और फिर बार बार देख के कंक्लूजन निकाला कि हमारे टॉपर लड़की कौन सी रही है। तो फिर मैंने देखा कि टॉपर हमारी इकोनॉमिक्स की लड़की ही रही है। तो फिर खुशी भी हुई कि 97% जो नंबर आए हैं वो इन्हीं में से रही है। तो फिर हम उसको हमने क्या किया, प्रेजेंट किया अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर या अकॉर्डिंग टू नेम हम कह सकते हैं, नेम क्या कर लिया, या हम कह सकते हैं रो नंबर के अकॉर्डिंग कि एक रो नंबर है उसके 96 मार्क्स हैं, 2 के 97 हैं, 3 के 93 हैं। तो इस प्रकार जब मैंने प्रेजेंट किया तो वो हमारा क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सीरियल नंबर। या फिर हो सकता है असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि असेंडिंग में क्या होता है, बढ़ते क्रम में पहले छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी और लास्ट में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स वाला प्रेजेंट करते हैं। तो हम पैड़ियों से चढ़ते हैं और डिसेंडिंग ऑर्डर में ऊपर से नीचे की तरफ उतरते हैं, पहले बड़ी फिर उससे छोटी। तो हमने इस प्रकार से कर लिया 97, 97, 96, 95, इस प्रकार से ये हमारा क्या होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर। या फिर असेंडिंग ऑर्डर में प्रकट कर सकते हैं कि न्यूनतम हमारे जो मार्क्स हैं वो लिख दिया, फिर उससे ज़्यादा तो हम कंक्लूजन इससे भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, जो व्यक्तिगत श्रृंखला थी उसको प्रेजेंट करने के दो तरीके थे कि उसको हम या तो हम सीरियल नंबर के अकॉर्डिंग प्रेजेंट कर सकते हैं या असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग भी उसको हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।